दोस्तों नमस्कार, मैं शोभित मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के दिन यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो आपके 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिसिप्लिन किया जाएगा एक एक करके और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी कैडेट BHU ICR और भी बड़े एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा। तो बिना टाइम लगाए चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। और इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने गुरु कहा था। महात्मा गांधी द्वारा गुरु की उपाधि दी गई थी तो तभी इन्हें गुरु कहा जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर को, कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तभी इनका नाम गुरु पड़ा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बोला था, गुरु की उपाधि दी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद मैं बात करूं तो जो आपका सुभाष चंद्र बोस तो मैंने बता दिया है कि सुभाष चंद्र बोस को। और उसके बाद में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो नेता की उपाधि है वो हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने उपाधि दी थी नेता सुभाष चंद्र बोस। ये किसने उपाधि दी थी? ये हिटलर ने दी थी दोस्तों। और उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन है वो भी बताते हैं आपको। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ये किसके थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो आपको क्या लगता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन रावी नदी। सिंधु नदी तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के तट पर मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था दोस्तों। मोहनजोदड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है इसको मुर्दों का टीला कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है कई एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर रावी नदी। ठीक है दोस्तों, तो रावी नदी हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 3 यूपी उत्तर प्रदेश के कोल्डियावा नामक स्थान से किस फसल के कृषि का साथ नहीं है, यहाँ पे साक्ष्य होना चाहिए, सबूत, एविडेंस, साक्ष्य मिला है। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर फ्रॉम ए प्लेस। इसका प्रमाण प्रमाण कहते हैं साक्ष्य को, फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड कोल्डिवा इन उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो कोल्डिवा नामक स्थान से किस फसल का साक्ष्य मिला है या प्रमाण मिला है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा गेहूं, तीसरा गन्ना और चौथा चावल। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर होगा, सही आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी चावल। किसका साक्ष्य मिला था? तो चावल इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन जो है क्वेश्चन नंबर 4 हड़प्पा सभ्यता निवासियों ने नगरों तथा घरों को विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति? विच मेथड वाज एडॉप्टेड बाय द हड़प्पा सिविलाइजेशन टू कॉन्फ़िगर दी सिटीज एंड हाउस। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन दिए हैं, 4 दिए हैं। इक्वली मेथड, एडिशन मेथड, ग्रीन मेथड, ग्रिड मेथड। तो आपको क्या लगता है? डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या होता था कि घर एक लाइन, मान लिया एक घर होता था, घर एक लाइन हो गई, माना ये लाइन है, बीच से रोड जा रहा है और तो उसके बीचों बीच से एक नाली आपकी रहेगी। इस नाली में घरों की जो छोटी छोटी नालियाँ मिलती थी और फिर बड़ा सा नाला जाके शहर के बड़े नाले से मिलता था और इसलिए ये घर के बीच से रोड और नालियाँ निकलती थी। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में ये काफ़ी खासियत होती थी, ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ग्रिड पद्धति इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो उसी से बने थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है पूना पैक्ट कब हुआ था? व्हेन वाज पूना पैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, 4 ऑप्शन दिए। तो 1932 इसमें इंपॉर्टेंट है, 1932। 1931 में क्या है दोस्तों? इरविन और दिल्ली पैक्ट। इरविन समझौता या इसको दिल्ली पैक्ट भी कह सकते हैं। 1930 में क्या हुआ था? इग्नेट इरविन। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? दिल्ली पैक्ट। ठीक है, तो इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का इज द राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 संगीत की प्राचीनतम पुस्तक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सामवेद, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसका सामवेद जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये प्राचीनतम पुस्तक है। ठीक है,
और ये संगीत की ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद है, इसको कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम वेद। और उसके बाद में दोस्तों एक मिनट, अपना जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद जो होता है दोस्तों ये लेटेस्ट यानी नवीनतम है, ठीक है, सबसे नवीनतम वेद है, लेटेस्ट या नवीनतम वेद ये कौन सा है हमारा अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न में से बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिरजू महाराज रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऋग्वेद, दूसरा क्लासिकल म्यूजिक, तीसरा तबला वादक, चौथा शास्त्रीय नृत्य, तो चौथा ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य ये कथक की यूपी, ठीक है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम से लेके, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इसको लच्छू महाराज, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो लच्छू महाराज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो कौन थे, आपको क्या लगता है, इसमें सभी को एक एक करके जानना चाहिए को कौन कैसा था क्या था। तो दोस्तों आप सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। सेकंड विश्व युद्ध के बाद जो क्लीमेंट इटली बने, मतलब प्रधानमंत्री बने, इन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि इलेक्शन तो जीत गए थे, फिर उसके बाद में पढ़िएगा आप लोग डिटेल में, अगर पढ़ना चाहते हैं वो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ये यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है दोस्तों, कहाँ के थे, अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूम जाता है, विच ऑफ दीज प्लैनेट्स रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, मरकरी, वेनस, मार्स और जुपिटर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो रोटेट्स दिया है, रोटेशन मतलब अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है, कोई भी चीज़ें अपने अक्ष पर अगर घूमती वो रोटेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका सबसे राइट आंसर है लट्टू, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में एक रेवोल्यूशन होता है, जैसे शादी में बारात दूल्हा दुल्हन फेरे डालते हैं तो वो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, वो रेवोल्यूशन की गति करते हैं, ठीक है, रेवोल्यूशन उसी को कहते हैं। तो इसमें बृहस्पति होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बृहस्पति जो है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ये 9.09 ओवर में चक्कर पूरा करता है, यानी कि 9 ओवर, याद रखिएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ग्रह से प्लैनेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के पोर्शन में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बुध जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, ये बिल्कुल सूर्य के पास में ही, बिल्कुल सूर्य के पास में है। तो इसमें जो दोस्तों बात की जाती है, बुध शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इन दोनों के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, इनका उपग्रह सूर्य ही ले गया है, ठीक है दोस्तों। मंगल की बात करें, मार्स की, इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, डायमंड रिंग की घटना संबंधित है, द इंसिडेंट ऑफ डायमंड रिंग इज रिलेटेड टू। तो आपको क्या लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आक्सीकरण और गैल्वानाइजेशन। तो आपको क्या लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि फुल सोलर। तो इसमें जो दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 10 पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है डायमंड रिंग की घटना इससे संबंधित है दोस्तों। अमावस्या के दिन है, इसमें होता यह है कि सूर्य का पूरा पार्ट अच्छे से दिखता है, इसको डायमंड रिंग के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चमकीला भी होता है। तो इसमें सूर्य जो होता है पूर्ण रूप से अच्छा सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द लोअर एंड फ्लैट एरिया ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है, 11 में ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, पठार, मैदान, मरुस्थल, घाटी। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों मैदान, ठीक है, प्लेन्स, ठीक है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइट आंसर ऑफ बी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ईंधन जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग फ्यूल। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन, ऑक्सीजन। दोस्तों नेक्स्ट है, नील नदी का उद्गम स्थल है, तो नील नदी विक्टोरिया झील, ठीक है दोस्तों। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। ये आसबान, ठीक है, आसबान डैम यहाँ पे उपस्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काहिरा है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट
थोड़ा क्वेश्चन मिस हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर, विच कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी सुएज, ईरी नहर, कील नहर। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सुएज नहर इज द राइट आंसर। ये अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके करंट के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। यूपी कैडेट और VHU और अदर बॉन्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि भारत की क्वेश्चन नंबर 15, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट केटू? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, 8611। कहीं कहीं दोस्तों इतना दिया है कि 8848 कहीं कहीं दिया है। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल एक्यूरेट डाटा याद करिएगा, 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है 15 का राइट ऑप्शन बी। ठीक है, 16 नंबर है, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में कौन सी झील है? विच लेक इज बिटवीन सिकंदराबाद एंड हैदराबाद? ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर में आपको क्या लगता है? इसमें 16 नंबर में हुसैन सागर झील है, पहली कट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो पहला है ट्विन सिटी, ये जुड़वा शहर कहा जाता है दोनों, ट्विन सिटी यानी कि सिकंदराबाद और हैदराबाद को ट्विन सिटी, इनको दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। हुसैन सागर झील, ठीक है राइट आंसर। जो फुलहर झील है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया? तो कौन सा क्वेश्चन आपको, कौन सा ऑप्शन लगता है आपको? 17, इसमें कौन सा होगा? 40, 45, 24, 35? आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 40%, यानी कि 40%। 40% भारत के क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा आपको कि जो 17 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है 24%, तो 24% जो होता है यहाँ पे खेती की जाती है। 24% क्षेत्र पे कृषि की जाती है। कितने? 24% क्षेत्र पे कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरा स्टडी 52 बाय शोभित मिश्रा नाम से चैनल है, यूट्यूब पर जाइएगा, उस पर बहुत अच्छे लेक्चर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से राष्ट्रपति के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द प्रेसिडेंट? दोस्तों मेरे चैनल पर जाइएगा, स्टडी 52 बाय शोभित मिश्रा नाम से चैनल को डालिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे से वीडियो हैं, फ्री सब कुछ मिलेगा। दोस्तों पहला है, वह भारत का नागरिक हो, सही। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों आपको लगता होगा क्वेश्चन नंबर जो सी है इस गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये गलत है। इनडायरेक्ट चुनाव इसका, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट। क्या कभी आपने राष्ट्रपति को वोट दिया? नहीं दिया है। हम लोग तो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट होते हैं। इसको कौन देता है? तो इनको यही लोग देते हैं जिनको हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 से इनमें से किस पशु को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? विच ऑफ दीज एनिमल्स वाज अडॉप्टेड एज ए सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आपको क्या लगता है? 19 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 19 में हाथी, एलिफेंट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 19 का राइट आंसर हाथी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका कौन सा है? हाथी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। रोजाना देखिएगा, आपको रोजाना टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। ये बेस्ट चैनल है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा माय डियर फ्रेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुसेना में सबसे उच्च पद है, व्हाट आर द हाईएस्ट पोजीशंस इन द एयरफोर्स? आपको क्या लगता है? तो इसमें कौन सा होगा? वायुसेना में सबसे उच्च पद कौन सा? एयर चीफ मार्शल। ठीक है, एसीएम। जनरल जो होता है दोस्तों, ये थल सेना आर्मी का होता है। किसका होता है? थल सेना आर्मी का होता है। जनरल जो होता है थल सेना आर्मी का होता है। और जो एडमिरल होता है, ये एडमिरल नेवी नौसेना का होता है। ठीक है, नेवी या नौसेना का होता है। ठीक है दोस्तों, ये नेवी या नौसेना का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हुआ टेस्ट सीरीज। और एयर मार्शल दोस्तों ये वायुसेना के 2nd नंबर का पद होता है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं शोभित मिश्रा आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। फिर मिलूंगा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।